नमस्कार। आज हम झारखंड के एक ऐसे जिले की पड़ताल करने वाले हैं जहां की हवा में कह सकते हैं कि कोयले की गंध भी है और महुए की महक भी। बिल्कुल। एक तरफ सदियों पुरानी संथाल परंपराएं हैं तो दूसरी तरफ देश को रोशन करने वाले विशाल पावर प्लांट। हाँ। ये कहानी है गुड्डा की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जिले की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। बहुत दिलचस्प। मतलब इसमें जमीन, संस्कृति और विकास के रंग एक दूसरे में ऐसे घुल मिल रहे हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। तो चलिए आज यही देखते हैं कि यहाँ ये दोनों दुनियाएं, परंपरा और प्रगति, कैसे एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। असल में यहाँ दो दुनियाएं एक साथ जी रही हैं और मतलब कभी कभी टकरा भी रही हैं। अच्छा। हाँ। एक दुनिया है गहरी ऐतिहासिक जड़ों और आदिवासी विरासत की, और दूसरी है बुलडोजर, पावर प्लांट और कोयले की खदानों की। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि गोड्डा में क्या क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये बदलाव इस जगह की पहचान को कैसे गढ़ रहा है। सही है। तो हम इसकी जमीनी हकीकत से लेकर आर्थिक नब्ज तक हर पहलू को टटोलेंगे। जी बढ़िया। तो शुरुआत जमीन से ही करते हैं। गुड्डा आखिर है कहाँ और इसका इतिहास क्या कहता है? नक्शे पर तो ये झारखंड के पूर्वी कोने में बिहार से सटा हुआ दिखता है। हाँ, और इसकी स्थापना मतलब जिले के तौर पर बहुत पुरानी नहीं है। ये 17 मई 1983 को पुराने संथाल परगना जिले से अलग करके बनाया गया था। अच्छा, 1983 में? जी। लेकिन इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। स्रोतों में जिक्र है कि यहाँ पाषाण युग के हथियार मिले हैं। पाषाण युग के जैसे कि? जैसे पत्थर की कुल्हाड़ियां और हथौड़े। यानी यहाँ इंसान बहुत पहले से बसता आया है। और इसका रिश्ता वैदिक काल के अंग महाजनपद से भी जोड़ा जाता है, जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। तो ये जमीन आप समझिए इतिहास की कई परतें अपने नीचे दबाए हुए हैं। और जब हम इस जमीन की बात कर ही रहे हैं तो आपने राजमहल की पहाड़ियों का जिक्र किया था। जब हम पहाड़ी इलाका सुनते हैं तो मन में बहुत उपजाऊ जमीन की तस्वीर नहीं बनती। सही कह रहे हैं। क्या गोड्डा की मिट्टी का मिजाज भी कुछ वैसा ही है? आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। ये इलाका असल में राजमहल की पहाड़ियों का पश्चिमी ढलान है, जहां आपको लंबी घाटियां और कटक मिलेंगे। अच्छा। समंदर तल से औसत ऊंचाई भी सिर्फ 47 मीटर है। तो ये कोई बहुत ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। सुंदर, कजिया और सकरी जैसी नदियां जरूर हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो क्या? इसका एसिडिक होना, यानी अम्लता। अम्लता? हाँ। इसका खेती पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा। स्रोतों के मुताबिक यहाँ की लगभग 84% मिट्टी एसिडिक है, जिसका पीएच मान 6.5 से कम है। 84%? हाँ। सीधी भाषा में कहूँ तो ऐसी मिट्टी में कई जरूरी पोषक तत्व पौधों के लिए मतलब उपलब्ध ही नहीं हो पाते, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो ये तो किसानों के लिए एक स्थायी चुनौती हुई। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? क्या ये जमीन पूरी तरह से बंजर होने की कगार पे है? नहीं, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चुनौती के साथ एक ताकत भी है। अच्छा। लगभग 83.8% मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा 0.75% से ज्यादा है। और ये अच्छा माना जाता है? बहुत अच्छा। कृषि विज्ञान में से बहुत अच्छा माना जाता है। ये जैविक कार्बन मिट्टी की जान होता है, उसकी उर्वरता बनाए रखता है। मतलब एक तरफ अम्लता की समस्या है तो दूसरी तरफ जैविक कार्बन का वरदान भी है। बिल्कुल। हाँ, बोरॉन जैसे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जरूर है, जो करीब 25% मिट्टी में पाई गई है। मतलब जमीन का मिजाज थोड़ा पेचीदा है। चलिए अब इस जमीन पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े क्या बताते हैं? आबादी करीब 13 लाख। हाँ, 13.13 लाख। लेकिन इन आंकड़ों में कुछ चिंताजनक बातें छिपी हैं। जैसे कि? पहली, लिंगानुपात। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 933 महिलाएं हैं, जो एक सामाजिक असंतुलन की तरफ इशारा करता है। और दूसरी, इससे भी बड़ी चुनौती है शिक्षा। शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है? साक्षरता दर सिर्फ 57.68% है। सिर्फ 57? ये तो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। बहुत कम। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में 24% का फासला है। पुरुषों की 68% है और महिलाओं की सिर्फ 41%। 24%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम आगे चलकर अडानी और जिंदल जैसे बड़े पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो क्या वहां की आधी आबादी यानी महिलाएं इस विकास की दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार भी हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल।
यही वो सवाल है जो विकास के हर मॉडल पर उठाया जाना चाहिए। और ये विविधता सिर्फ लिंग या शिक्षा तक सीमित नहीं है। यहाँ की भाषाई और धार्मिक बुनावट भी बहुत खास है। सबसे ज्यादा करीब 47% लोग अंगिका बोलते हैं। अच्छा, अंगिका। हाँ, जो बिहार के सीमावर्ती इलाकों की भाषा है। उसके बाद खोरठा और संथाली का नंबर आता है। और धर्म के मामले में हिंदू और मुस्लिम आबादी के अलावा आदिवासी इलाकों में सरना धर्म को मानने वालों की भी बड़ी संख्या है, जिनकी अपनी अलग मान्यताएं और मतलब प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। और ये ताना बाना सिर्फ लोगों के घरों में नहीं बल्कि उनके काम में, उनकी कला में भी दिखता होगा ना? निश्चित रूप से, खासकर यहाँ की आदिवासी संस्कृति में, जो इस जिले की असली पहचान है। बिल्कुल। गोड्डा की आत्मा इसकी आदिवासी विरासत में बसती है। कुल आबादी का 21% से ज्यादा हिस्सा संथाल जनजाति का है और उनकी कला वो तो अद्भुत है। आपने सोहराई पेंटिंग का नाम सुना होगा? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी है। ये दीवारों पर बनाई जाती है ना? बिल्कुल। फसल कटने के बाद महिलाएं अपनी मिट्टी के घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक रंग जैसे मिट्टी, कोयला, पत्तों का रस, इन सब से जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों के चित्र बनाती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है। तो फिर क्या है? ये प्रकृति के प्रति आभार जताने का एक तरीका है। इसी तरह कुड़मी और घटवाल समुदाय की गलाइटिक कला भी है, जो उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये कला और संस्कृति क्या लोगों की रोजी रोटी का भी जरिया बनती है? जैसे स्रोतों में बसंत राय ब्लॉक के बांस के कारोबार का जिक्र है। हाँ, बसंत राय में बांस का काम कई परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है। वे टोकरियां, सूप और घर की सजावट का सामान बनाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक हुनर आज भी प्रासंगिक है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इन कारीगरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मतलब बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। वहाँ शिक्षा की कमी और नशे की लत जैसी समस्याएं भी हैं, जिनसे निपटना जरूरी है। मतलब हुनर तो है, लेकिन उसे बाजार और बेहतर जीवन से जोड़ने की जरूरत है। अच्छा, संस्कृति की बात हो रही है तो यहाँ के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का भी जिक्र जरूरी है। माँ योगिनी शक्तिपीठ, हाँ, इसके बारे में बताया गया है कि उसका महत्व कामाख्या मंदिर जैसा है। जी, ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की बाईं जांघ गिरी थी। यह एक बड़ा तांत्रिक केंद्र माना जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये गोड्डा की आध्यात्मिक पहचान का एक बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। और वो 50 एकड़ वाले तालाब की कहानी क्या है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता? ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, ये बसंत राय का ऐतिहासिक तालाब है। किंवदंती है कि राजा बसंत राय ने इसे बनवाया था और इसे ऐसा श्राप मिला कि कोई भी इसे तैरकर या हाथी पर बैठकर भी पार नहीं कर सकता। और कोशिश करने वाले डूब जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी कहानियां ही किसी जगह को एक अनोखी पहचान और गहरापन देती हैं। सही बात है। लेकिन इन कहानियों और परंपराओं के बीच लोगों का पेट तो जमीनी हकीकत से ही भरता है, और वो हकीकत है खेती। हाँ, धान, गेहूं, मक्का। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा देखकर मैं चौंक गया। सिर्फ 18.86% कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 80% से ज्यादा किसान अपनी खेती के लिए पूरी तरह से, यूं कहिए कि इंद्र देवता की मेहरबानी पर निर्भर है। मतलब मॉनसून पर? पूरी तरह से। अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो फसल होगी, नहीं तो सूखा। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। और शायद इसी अनिश्चितता की वजह से यहाँ की ज्यादातर ग्रामीण आबादी, लगभग 58.5%, अपनी जमीन के मालिक किसान होने के बजाय दूसरों के खेतों में काम करने वाले खेतीहर मजदूर हैं। तो एक तरफ सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध इलाका और दूसरी तरफ खेती में इतनी अनिश्चितता और गरीबी। इसी पृष्ठभूमि में 1980s के दशक में कुछ बड़ा हुआ, हाँ, जिसने गोड्डा की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। आपने सही कहा। वो बदलाव जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे से आया। काला सोना यानी कोयला, ललमटिया खदान। जी, यहाँ की राजमहल ओपन कास्ट कोयला परियोजना, जिसे सब ललमटिया खदान के नाम से जानते हैं, शुरू हुई। और ये देखते एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट खदानों में से एक बन गई। और इस काले सोने ने इलाके की किस्मत कैसे बदली? इसने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम किया। यहाँ से निकलने वाला कोयला सीधे एनटीपीसी के फरक्का और कहलगांव के सुपर थर्मल पावर स्टेशंस को भेजा जाता है।
अच्छा, यानी पश्चिम बंगाल और बिहार को। हाँ, मतलब गोड्डा का कोयला पूरी भारत के एक बड़े हिस्से को रोशन करता है। ये एक पूरी सप्लाई चेन बन गई जिसका केंद्र गोड्डा था। लेकिन एक मिनट, ओपन कास्ट माइनिंग यानी जमीन को ऊपर से खोदकर कोयला निकालना, एक तरफ हम सोराई पेंटिंग और आदिवासी संस्कृति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन को इस तरह खोदे जा रहा है। क्या स्रोतों में इस टकराव का कोई जिक्र है? जमीन अधिग्रहण या पर्यावरण को लेकर चिंताएं? स्रोतों में सीधे तौर पर इस पर बहुत विस्तार से नहीं कहा गया है, लेकिन ये एक अंतर्निहित तनाव है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। विकास के इस मॉडल में अक्सर जमीन, जंगल और पानी पर सबसे पहला हक समझने वाले आदिवासी समुदायों को ही सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। बहरहाल, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इसी कोयले की नींव पर गोड्डा के औद्योगिक विकास की आज की इमारत खड़ी हो रही है। यानी ललमटिया खदान एक तरह से पहला अध्याय था और अब अडानी और जिंदल पावर के प्लांट इसका अगला अध्याय लिख रहे हैं। बिल्कुल सही। 1600 मेगावाट का अडानी पावर प्लांट और जिंदल स्टील एंड पावर की मौजूदगी गोड्डा को एक कृषि आधारित जिले से झारखंड के पावर हब में तब्दील कर रही हैं। इन परियोजनाओं से बिजली तो बन ही रही है, साथ ही सड़कें, पुल और दूसरे बुनियादी ढांचे का विकास भी हो रहा है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। और इस पूरे तामझाम को, मतलब कोयले से लेकर लोगों तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है कनेक्टिविटी। और यहाँ रेलवे ने एक बड़ी भूमिका निभाई है ना? ये एक गेम चेंजर कदम था। आप सोचिए, आजादी के इतने दशकों बाद गोड्डा तक रेल पहुंची। सही में? इससे पहले नहीं थी? नहीं, हंसडीहा गोड्डा रेलवे लाइन शुरू होने से पहले लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। अब हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन गोड्डा को सीधे देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। यह सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं है, ये इस पिछड़े इलाके को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का एक, कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बूस्ट है। और व्यापार के लिए भी फायदेमंद होगा। बिल्कुल, इससे कोयले की ढुलाई भी तेज हुई है और व्यापार के नए रास्ते खुले हैं। तो अब तक की बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी मिली-जुली है। स्रोतों में एक तराजू वाली बात कही गई है जो मुझे काफी सटीक लगी। हाँ। एक पल्ले पर चुनौतियां हैं और दूसरे पर संभावनाएं। चलिए इस तराजू को ठीक से तौलते हैं। चुनौतियों वाले पल्ले में क्या क्या है? सबसे पहले तो पिछड़ा क्षेत्र होने का आधिकारिक दर्जा, यानी BRGF स्टेटस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, यानी केंद्र सरकार मानती है कि इस जिले को विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत है, तो ये एक तमगा भी है और एक अवसर भी। अच्छा। इसी पल्ले पर है मिट्टी की अम्लता, सिंचाई की भारी कमी और महिला पुरुष साक्षरता का वो 24% का बड़ा अंतर जिसकी हमने बात की थी। ये सब मिलकर इस पल्ले को काफी भारी बनाते हैं। और दूसरे पल्ले पर, यानी संभावनाओं के पल्ले पर क्या रखा है? वहाँ सबसे बड़ा वजन है नई रेल कनेक्टिविटी का, जो हर तरह के विकास का दरवाजा खोलती है। फिर है अडानी, जिंदल और ECL जैसे पावर हब जो औद्योगिक विकास को रफ्तार दे रहे हैं। और हमें प्रकृति और संस्कृति की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। सुंदर डैम और योगिनी मंदिर जैसे स्थानों पर इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे रास्ते जो सिर्फ खदानों या फैक्ट्रियों पर निर्भर ना हो। और वो बांस का हुनर, क्या उसे एक बड़े उद्योग में नहीं बदला जा सकता? क्यों नहीं? बांस और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योगों को अगर सही डिजाइन, ट्रेनिंग और बाजार से जोड़ा जाए तो ये एक स्थायी अर्थव्यवस्था का मॉडल बन सकता है। तो मतलब भविष्य इसी संतुलन पर टिका है। असल में गोड्डा का भविष्य इसी संतुलन पर टिका है कि वो चुनौतियों वाले पल्ले को कितना हल्का कर पाता है और संभावनाओं वाले पल्ले का कितना लाभ उठा पाता है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर एक लाइन में समेटना हो तो गोड्डा की कहानी क्या है? निष्कर्ष यही है कि गोड्डा अब सिर्फ संथाल परगना का एक पिछड़ा, आदिवासी बहुल, कृषि प्रधान जिला नहीं रह गया है। ये बहुत तेजी से झारखंड के एक ऊर्जा और कनेक्टिविटी हब के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है जहां काला सोना मतलब कोयला और हरी धरती यानी खेती और जंगल के बीच एक नया भविष्य तलाशा जा रहा है। ये तस्वीर जटिल है, इसमें तनाव है, लेकिन उम्मीदें भी बहुत हैं। बिल्कुल, गोड्डा की कहानी सिर्फ विकास की नहीं बल्कि संतुलन साधने की है और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। सवाल ये है कि कोई भी क्षेत्र अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक जड़ों, अपनी जमीन की सेहत
और अपने लोगों की विरासत को सहेजते हुए ऊर्जा और आधुनिकता की तेज रफ्तार ट्रेन पर कैसे सवार हो सकता है? सही सवाल है। ये सवाल सिर्फ गुड्डा का नहीं है, बल्कि विकास के रास्ते पर चल रहे हर उस इलाके का है जो अपनी आत्मा को खोए बिना आगे बढ़ना चाहता है।